हाँ, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, और जितना एनसीईआरटी में दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे हम, है ना, ताकि ओलंपियाड वगैरह में वहां से क्वेश्चन आए। कम से कम फॉर्मूलेस तो आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशंस तो नहीं करेंगे हम, बट मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा, तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म मैंने मोशन लिख दिया यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप हेडिंग में ऊपर लिख लेना, छूट गया है सर्कुलर मोशन, है ना। अच्छा, उससे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आने से पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज, दो कुछ वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो हमें सीखने पड़ेंगे। देखिए वो क्या होते हैं। इनको बोला जाता है बच्चों, हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक लीनियर वेरिएबल्स होते हैं, और मतलब दो प्रकार से हम स्टडी करते हैं। एक लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में स्टडी करते हैं, जो अभी आता आप स्पीड, एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो आप पढ़ते आ रहे थे, ये बच्चों लीनियर वेरिएबल्स थे। लीनियर वेरिएबल्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कर रहे थे, उसके जो आप पढ़ते आए थे टर्म्स, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये सब क्या है बच्चों, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। वहां पे कहा नहीं गया था, लेकिन वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए। वैसे ही आपका जो वेलोसिटी था वो लीनियर वेलोसिटी थी, और जो एक्सेलरेशन था बच्चों, वो आपका लीनियर एक्सेलरेशन था। तो ये जो है आपके, ये लीनियर वेरिएबल्स कहलाते हैं जब स्ट्रेट लाइन में इसको पढ़ते हैं। वहीं पर जब बच्चों सिचुएशन ऐसी होती है, देखो यहाँ पर ये तो लीनियर वेरिएबल्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे जब हम देखेंगे आगे चलकर, तो जैसे मान लो आपको एक सिचुएशन देता हूं, तो उससे आपको बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक कार ट्रेवल कर रही है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे मान लो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बच्चों, वो एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और मान लो वी वेलोसिटी से कवर किया, और मान लो टी टाइम में कवर किया। ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट, वो वी वेलोसिटी से कवर किया, और लेट सपोज कि वो टी टाइम पे कवर किया। तो होगा क्या जब आप ऐसे कवर करोगे ए से बी। अब मान लो ये जो कार है, ये रेसिंग कार थी, मतलब कहीं पर रेसिंग चल रही है। तो ये जो कार है बच्चों, ये रेसिंग कार है, तो यहाँ पे चल रहा है। अब वो रेसिंग कार को रिकॉर्ड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कैमरामैन खड़े हुए हैं, अपने कैमरामैन अंकल। तो एक कैमरामैन अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं इस पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन पर, और दूसरे कैमरामैन अंकल थोड़े पीछे खड़े हुए हैं सेकंड पोजीशन पर। ठीक। तो जो ये फर्स्ट कैमरामैन अंकल हैं, सोचो जब इस मोशन को ए से बी पॉइंट के लिए कार की मोशन को रिकॉर्ड करना होगा, तो उनको अपना कैमरा कैसे घुमाना पड़ेगा बच्चों, कितने एंगल पे घुमाना पड़ेगा। ये ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तभी तो वो कार की मोशन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और वहीं कैमरामैन अंकल टू को अगर अपना कैमरा घुमाना पड़े, तो वो कैमरा ऐसे घुमाएंगे, यहां से यहां इस तरीके से। तो अगर कैमरामैन अंकल ने थीटा वन एंगल घुमाया, और कैमरामैन अंकल टू ने इसको थीटा टू घुमाया, सेम कार को रिकॉर्ड करने के लिए, तो क्या इनका जो एंगल है, जो कैमरा घुमाने का एंगल है, वो सेम आया कि अलग अलग आया। देखो ए से बी के मोशन के लिए, दोनों के लिए, कैमरामैन वन, कैमरामैन टू, दोनों के लिए इस कार का डिस्प्लेसमेंट सेम है, इस कार की वेलोसिटी सेम है, इस कार का टाइम सेम है। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ अंतर जरूर है। वो अंतर क्या है, कैमरे घुमाने का एंगल। आप ध्यान से देखो, तो यहां पे ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों, कि ये जो कैमरामैन वन है, कैमरामैन पर्सन वन है, उसको ज्यादा एंगल घुमाना पड़ा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और कैमरामैन पर्सन टू जो है, उसको कम एंगल घुमाना पड़ रहा है। तो सोचो, इसको इनको उसी टाइम में अगर थीटा टू घुमाना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे घुमाएंगे कैमरा, जबकि ये फर्स्ट वाला जो पर्सन है, उसको बहुत तेजी से घुमाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा एंगल कवर करना है टी टाइम में। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंस तो है,
तो जब आपका रोटेशन में डिफरेंस आता है, लीनियर वेरिएबल्स देखो आप, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम, ये तो सेम है, ये इस फर्स्ट के लिए भी सेम है, सेकंड के लिए भी सेम है, तो ये रोटेशनल इफेक्ट को, घुमाने वाले इफेक्ट को नहीं समझा सकते। लीनियर वेरिएबल डज नॉट एक्सप्लेन द रोटेटरी इफेक्ट्स। तो इसका मतलब अगर हमें रोटेशन के डिफरेंस को समझना है कि ये अलग अलग तेजी से, अलग अलग एंगल से जो आपने कैमरा घुमाया है, इसको समझना है, तो इसके लिए हमें डिफाइन करने पड़ गए दूसरे सेट्स ऑफ वेरिएबल। जो काम किससे नहीं हो पा रहा था, लीनियर वेरिएबल से, उस काम को समझाने के लिए, इस रोटेटरी इफेक्ट को समझाने के लिए, रोटेशन को समझाने के लिए हमने दूसरा एक सेट ऑफ वेरिएबल्स बनाया, और इन वेरिएबल्स को कहा गया एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एंगुलर वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। लीनियर वेरिएबल से यहां काम नहीं चल रहा था, यहां पे लीनियर वेरिएबल्स दोनों के लिए सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस जरूर है, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अगर ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस को कैसे समझाएं? लीनियर वेरिएबल्स तो एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो तो दोनों के लिए सेम आ रहे हैं। इसलिए हमें एक नए सेट्स ऑफ वेरिएबल डिफाइन करने पड़े, जिनको हम बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेरिएबल्स। तो सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले आपको एंगुलर वेरिएबल्स समझना चाहिए। अब ये जो हमने एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, एंगुलर वेरिएबल्स, ये तीन तरीके के होते हैं एंगुलर वेरिएबल्स, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये कई जगहों पे होता है बच्चों, ये एंगुलर वेरिएबल्स बहुत जगह काम आता है। जैसे मान लो कि ऐसी सिचुएशन है भाई, आपने कभी ये सिचुएशन भी देखी होगी, किस तरीके से ट्रेन जा रहा है बच्चों, ट्रेन जा रही है इस तरीके से v वेलोसिटी से, और मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, और आप एक यहाँ पर जो ट्रेन के पास का पोल है बच्चों, उस पोल को आप देखते हो, पोल को देखते हो, तो आप देखते हो कि ये पोल बहुत तेजी से निकल जाता है पीछे, जबकि बहुत दूर पर अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है पीछे की तरफ। एक्चुअली में आप जब ट्रेन पे बैठते हो, तो आपका ट्रेन का जो फ्रेम है, जहां पे आप बैठते हो, वो फ्रेम रेफरेंस फ्रेम जो है वो रेस्ट पे हो जाता है। तो आपका ट्रेन, आप ऐसा लगता है कि ट्रेन रेस्ट पर है, और पेड़ और पोल ये दोनों v वेलोसिटी से चल रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो t टाइम में बच्चों आप अगर देखो, तो ये पोल क्यों तेजी से निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि पोल ने ज्यादा एंगल कवर कर लिया होता है। पोल को देखने के लिए आपको मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ती है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी तो सेम है, तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, पेड़ भी और पोल भी। लेकिन पेड़ और पोल में अंतर क्या है, दूर वाला पेड़ जो है वो कम एंगल कवर करेगा, देखो बच्चों ये θ2 उतने ही टाइम में, θ2, और जबकि ये जो पोल है ये θ1 ज्यादा एंगल कवर करेगा। तो उतने ही टाइम में आपको पोल को देखने के लिए मुंडी को तेज घुमाना पड़ता है, अपने सर को तेजी से घुमाना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो पास वाला पोल है ट्रेन के, वो बहुत तेज निकल गया, और जबकि वही पेड़ जो है वो स्लो स्लो आपको इसलिए चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो एंगल उसी टाइम पे बहुत कम कवर करता है। तो आपको धीरे धीरे मुंडी घुमानी पड़ती है, तो आपको ऐसा एहसास लगता है, ऐसा एहसास होता है कि पेड़ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो अगर इस पे बैठ गया तो ये रेस्ट पे हो, तो ये अपोजिट वेलोसिटी के साथ, ट्रेन की अपोजिट उतनी वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, यानी कि इनकी वेलोसिटी सेम है, दोनों ने डिस्टेंस भी सेम कवर किया है। बस ये अंतर क्यों आ रहा है कि आपको पोल क्यों तेजी से निकलता हुआ नजर आता है और पेड़ क्यों स्लो स्लो कर रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है, जो दूर है बहुत पेड़, या जो माउंटेन है वो क्यों स्लो स्लो चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसमें उतने ही टाइम में आपको एंगल का फर्क है, किसी में ज्यादा एंगल कवर करना पड़ रहा है और किसी चीज को देखने के लिए कम एंगल कवर करना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअली में डिफाइन नहीं किए जा सकते, किससे, लीनियर वेरिएबल से। तो इनको समझने के लिए हमें एंगुलर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा बच्चों, है ना। तो एंगुलर वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे। तो आई होप आपको एंगुलर वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ी है, पहले तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब ये एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहला जो एंगुलर वेरिएबल है उसको कहा जाता है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट में लीनियर डिस्प्लेसमेंट अभी तक हमने पढ़ा, वैसे जब हम एंगल में डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको क्या, कैसे डिफाइन किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सर्कल में चल रहे हैं,
तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले बच्चों। तो इस सर्कल में ए पॉइंट से जब आप बी पॉइंट पे चले तो ये एक आर्क लेंथ कवर कर रहे होगे, ये आर्क लेंथ मान लीजिए एल है, और जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ ए से बी चलने पर, ये आर्क लेंथ जो सबटेंड करेगा, यही आपने एंगल कवर किया, तो इसको एंगल क्या बोल दिया हमने, थीटा। तो ये जो आपने एंगल कवर किया है ए से बी को देखने के लिए, ए से बी तक देखने के लिए जो आपने अपनी मुंडी घुमाई है, इसी को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिफाइन कैसे किया है फिजिक्स में, अभी तक आप डिग्रीज में पढ़ते आए हो, डिग्रीज में पढ़ते आए हो एंगल को, वो अलग सिस्टम है, वो डिग्री सिस्टम है जो मैथ्स में यूज किया जाता है। लेकिन हम फिजिक्स में डिग्री सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं नापते, हम यहाँ पर इसको रेडियंस में नापेंगे, रेडियंस में। तो रेडियंस में कैसे नापते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये इसका रेडियस हो गया, तो आर्क लेंथ कवर्ड अपॉन रेडियस, और ये आ जाएगा आपका आंसर रेडियंस में, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियंस, नॉट डिग्रीज। तो याद रखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, है ना। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड as the ratio of arc length L to the radius, that is r, है ना। तो आर्क लेंथ टू द रेडियस का जो रेशियो है उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट बच्चों रेडियंस होती है। तो ये बात आप याद रखना, है ना। जो यहाँ पे रेडियन है ये कैसी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये जो रेडियन है इसको कभी कभी किताबों में ऐसे लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, जैसे एल बाई आर है तो यहाँ पे ऐसे सी लिख देते हैं, सी, तो इसको रीड करते हैं डिग्री, रेडियंस। जैसे आपने कभी एंगल देखा है ना, एंगल आप जब लिखते हो तो आप जैसे 60 डिग्रीज लिखते हो तो आप ऐसे डॉट लगा देते हो ऊपर, एक सर्कल बना देते हो, तो इसको रीड करते हो आप 60 डिग्रीज। वैसे ही आपको कभी किताबों में ऐसा दिया गया कि आपको डॉट नहीं मिले, आपको सी मिल जाए ऊपर, तो आप इसको रीड करोगे थीटा इज इन रेडियन, मतलब जो एंगल आपको दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है वो रेडियंस में दिया है, नॉट इन डिग्रीज, रेडियंस में दिया है बच्चों, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो 1 रेडियन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो वो हम देखते हैं बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें जो ये आर्क लेंथ की वैल्यू है बच्चों, आर्क लेंथ की जो वैल्यू है, अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, इफ आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू रेडियस, अगर ये रेडियस के बराबर हो जाए आर्क लेंथ, तो आपका जो एंगल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस अपॉन रेडियस, तो कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और ऊपर आप सी लिख दो, तो 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का एंगल बच्चों कब बनता है, जब आपका आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो कहलाएगा 1 रेडियन का एंगल, उसी को आप 1 रेडियन कहोगे बच्चों, है ना, उसी को आप 1 रेडियन का एंगल कहोगे। जब आपकी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, उस एंगल को आप 1 रेडियन कहते हो बच्चों, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। तो आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस का एंगल बनेगा, अगर आप कंप्लीट सर्कल करो तो फॉर कंप्लीट सर्कल जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितने रेडियंस का होगा। तो आप सोचे बच्चों कि यहाँ पे अगर आप एक पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेते हो, चले जाते हो, तो जो सेंटर पे रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा वो कितना होगा। तो जब आप कंप्लीट सर्कल घूम गए तो आपका आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया बच्चों, कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ, तो ये तो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर हो गया, मतलब उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इट विल बिकम इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये तो आप जानते हो। और एंगल निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ तो 2 पाई आर है और रेडियस आर है, तो आर और आर कैंसल, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई रेडियंस। यानी एक कंप्लीट सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जा सकता है, 2 पाई रेडियंस, याद रखेंगे।
एक कंप्लीट सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, 2 पाई रेडियन। जबकि याद करो ये अंतर है, अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे, केवल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 होता है, क्योंकि आप ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पे ही आ गए। तो यहाँ पे अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट सर्कल के लिए, तो याद करो मैंने एक सवाल भी कराया था, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। ये अंतर है दोनों में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जबकि 2 पाई रेडियन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। आपको मुंडी तो घुमानी पड़ी है, हाँ, लेकिन आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर गए हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर वापस आ गए हो तो उसके लिए आपको मुंडी घुमानी पड़ी, और कितने रेडियंस घुमानी पड़ी, 2 पाई रेडियंस। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा और ये समझ में आया होगा कि कंप्लीट सर्कल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, 2 पाई रेडियंस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रेडियन और डिग्रीज में एक रिलेशन भी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में दे देंगे, तो आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होगे तो आपका आंसर रेडियन में आएगा, बट ऑप्शन में आपको डिग्रीज में दिया जाएगा। तो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहां से देखो, एनालॉजी से देखो, जब पूरा कंप्लीट सर्कल आप कवर करते हो तो कितना एंगल बन रहा है रेडियन में, 2 पाई रेडियन। और जब आप इसको डिग्रीज में लिखोगे, कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बनता है बच्चों डिग्रीज में, 360 डिग्री। ये भी आपको पता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट सर्कल में डिग्री में एंगल है, और रेडियन में 2 पाई रेडियन कंप्लीट सर्कल में एंगल है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 2 पाई रेडियन जो एंगल है वो 360 डिग्रीज के बराबर है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों ही एंगल तो एक कंप्लीट सर्कल पे ही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो 2 पाई रेडियंस बच्चों कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्रीज के बराबर है। और अगर यहां से 2 और ये काट दें, 2 को डिवाइड कर दो, तो आप ये याद रखना कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360/2, विच विल बिकम 180 डिग्रीज। यानी आप इस बात को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पाई रेडियन में हमेशा 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री में हमेशा पाई रेडियंस होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भूलना नहीं है, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो पाई रेडियंस में हमेशा 180 डिग्रीज होते हैं, ये रिलेशन आपको याद रखना है, तो आप कन्वर्जन कर पाओगे बहुत आसानी से। देखो आप कैसे कन्वर्जन करेंगे हम, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से अगर आप बोलें कि 1 रेडियन में बच्चों 1 पाई रेडियंस में 180 डिग्री होता है, पाई रेडियंस में 180 डिग्री होता है ना, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होगा, अगर आप यहां से निकालना चाहो तो पाई को डिवाइड कर दो, पाई से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा 1 रेडियन, और ये बचेगा बच्चों 180 डिग्री बाई पाई। मतलब एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं बच्चों, 180/पाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, पाई की वैल्यू 3.14 लेकर, तो ये आता है 57.29 डिग्रीज जब आप सॉल्व करते हो, है ना। तो इसका मतलब जो आपका 1 रेडियन होता है वो कितने डिग्रीज के बराबर होता है, 57.29 डिग्रीज, 57.29 मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास। तो आपका अगर 60 डिग्री का लेंथ कवर होगा तो आर्क लेंथ 60 डिग्री का एंगल कवर होगा लगभग 57.29, तब जाके आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होता है। आर्क लेंथ जो है बच्चों वो रेडियस के बराबर होता है, ये हमें यहां से बात समझ में आती है। अच्छा 1 रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई है, 180/पाई डिग्रीज है, तो आपको बोला जाए कि रेडियंस को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्रीज में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो यहां पे लिख लेते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्रीज। तो किसी भी रेडियन के एंगल को अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां पर x रेडियन है, x रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे x रेडियन को डिग्रीज में,
तो वहां पर आप क्या करना बच्चों कि 180 से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना, 180 बाई पाई से, तो x मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, ये डिग्रीज में आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से रेडियंस को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई बाई 2 रेडियंस, पाई बाई 2 रेडियंस है ना, रेडियंस को मैंने बताया था ऐसे सी से डिनोट करते हैं, तो आपको बताना है हाउ मच डिग्रीज, तो उसका आंसर डिग्री में कितना होगा ये आपको बताना है। तो पाई बाई 2 रेडियंस को करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब यहाँ पे पाई बाई 2 रेडियंस लिखोगे तो जो भी रेडियन में वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, पाई बाई 2 का 180 बाई पाई से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। यानी 90 डिग्रीज अगर रेडियन में लिखना चाहो तो पाई बाई 2 रेडियंस होता है, या पाई बाई 2 रेडियंस जो लिखना चाहो वो 90 डिग्री होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो आप हालांकि ये ना करने की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे, हमें ये पता है कि पाई रेडियंस जो है बच्चों, पाई रेडियंस वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 की बराबर होता है। तो जहां पे पाई लिखा है ना वहां 180 लिख दिया करो आप, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकल आएगा। जहां पाई लिखा है, पाई रेडियंस को हम जानते हैं कितने डिग्रीज होता है बच्चों, 180 डिग्रीज होता है। तो पाई रेडियंस की जगह आप 180 लिख दो, तो यहाँ पे पाई की जगह 180 डालोगे तो ये पाई 180 बाई 2 हो जाएगा। तो देखो फिर से 90 डिग्री आ गया आंसर। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। फिर उसके बाद आप एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई पाई बाई 3 रेडियंस में कितने डिग्रीज होंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पाई बाई 3 रेडियंस को अगर आपको सॉल्व करना तो पाई की जगह 180 रख दो, तो 180 बाई 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्रीज। देखो कितने आसानी से आ गया। अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं, मतलब कोई भी आप कर सकते हो, ऐसे आपको दिया जाए कि भाई बताइए कि पाई 3 पाई बाई 4 रेडियंस में कितने डिग्रीज होंगे बताइए। तो आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू रेडियंस इज इक्वल्स टू डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो पाई की जगह 180 डाल दो, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180, तो 3 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री डाल दिया अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ये 45 इंटू 3 हो जाएगा 135 डिग्री। तो 3 पाई बाई 4 रेडियंस में 135 डिग्रीज के बराबर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री को, सॉरी रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसका उल्टा कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपको कभी आंसर आए किस में बच्चों, डिग्रीज में, या आपको क्वेश्चन डिग्रीज में दिया गया हो तो आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़े। तो उसका दूसरा कन्वर्जन यहां पे हम लिख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस। तो डिग्री वाले एंगल को आप रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये भी हम कन्वर्जन देख लेते हैं। एक कन्वर्जन तो हमें पता है, वो आप याद रखेंगे कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें तो इसको तो हमेशा ही याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पर पाई रेडियन इक्वल टू अगर 180 डिग्रीज है तो 1 डिग्री में कितना रेडियन का एंगल होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/80 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 180, भाई 180 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा ना, तो ये पाई बाई 180 बचेगा और यहाँ 1 डिग्री बचेगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो यहीं से आप देखो, अगर आपको y डिग्रीज चाहिए, y डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड y का मल्टीप्लाई कर दो, तो y डिग्रीज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियंस, है ना बच्चों। तो डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 180 का, और रेडियन से डिग्रीज में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई का, है ना। तो दोनों में उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है। हालांकि रेडियंस को तो आप याद रखना कि पाई की जगह 180 डाल दो, और इसको याद रखना कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि कैसे
कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिया जाए बच्चों कि बताओ 120 डिग्रीज इज हाउ मच रेडियंस। तो 120 डिग्री है बच्चों, तो 120 डिग्री जो वैल्यू दी है डिग्री में, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना, पाई बाई 180 का। तो 120 में मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 का। तो ये जीरो कैंसल, 2 से जाएगा तो ये 6 से जाएगा 2 टाइम्स, ये 6 से जाएगा 3 टाइम्स। तो आंसर आ गया बच्चों 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 रेडियंस। देखो, तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फिर वैसे ही आपको एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ 270 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी डिग्री दिया है उस वैल्यू में आप किसका मल्टीप्लाई कर दो रेडियन में निकालने के लिए। तो 270 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 है ना बच्चों। तो ये जीरो कैंसल, तो अगर आप 6 से काटोगे तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 से काटोगे तो ये 6 बचेगा, और 3 से काटोगे तो ये 9 बचेगा। फिर और आप 3 से काट सकते हो तो ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। तो 270 डिग्रीज में कितना आया बच्चों, 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर होता है। 270 डिग्री जो है वो 3 पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर होता है। 120 डिग्री जो है वो 2 पाई बाई 3 रेडियंस के बराबर होता है, और ये 3 पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मुझे अगर रेडियन में दिया गया है तो मैं डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में दिया गया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो बच्चों आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन ये कन्वर्जन आ चुका होगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में था जो मैंने आपको समझाया। लेकिन फिजिक्स में हमेशा फॉर्मूले में आप जो एंगल यूज करोगे वो रेडियंस में ही यूज करना है, डिग्रीज में यूज नहीं करना है ना, ये बात हमेशा याद रखनी। तो देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा एंगुलर वेरिएबल्स है, एंगुलर वेरिएबल है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, मतलब डब्ल्यू जैसा दिखता है, बट इसको रीड करते हैं ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी ग्रीक लेटर डब्ल्यू। अब जैसे बच्चों आपकी लीनियर वेलोसिटी होती थी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही यहाँ पर अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था लीनियर वेलोसिटी में, वहीं एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि आप ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर सर्कल में अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है कोई आर्क लेंथ एल कवर करके, तो आपको तो पता ही है ना भाई कि अगर ये आर्क लेंथ एल कवर करके गया है बच्चों, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसने टाइम टी भी लिया होगा, ए से बी एकदम से तो पहुंच नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ जरूर टाइम लेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the rate of change of angular displacement with respect to time। तो उसी को बच्चों एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा पर यूनिट टाइम। तो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर आपका वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, थीटा की यूनिट ऐसा यूनिट रेडियंस, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड्स। तो याद रखेंगे एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो है रेडियन पर सेकंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और ये ओमेगा का फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं किताबों में, तो टेंशन मत लेना। ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे वहां पे चेंज इन पोजीशन होता था, यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और थीटा अगर आप लिखना चाहते हो तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस भी लिख सकते हो। तो ओमेगा का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, थीटा कैन बी रिटन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो रेडियस इनटू डेल्टा टी टाइम, है ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो बच्चों जो अब हमारा हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी चर्चा कर ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चर्चा कर लिया, वैसे यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी होता है जिसको बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। वो हालांकि अभी आपके ज्यादा काम का नहीं है, अभी उसमें यूज नहीं आएगा आपके कोर्स में, ना इससे कोई सवाल पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप डेफिनेशन सुन लो, अगर कभी आपको कहीं पे मिल गया तो आपको याद रहेगा। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे ही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसको बच्चों इस वाले सिंबल से यूज करते हैं, ये भी एक ग्रीक सिंबल है और इसको रीड करते हैं एल्फा, एल्फा, है ना, याद रखेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था उसको डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इट इज डिफाइंड एज the rate of change of angular velocity with respect to time, तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो ये अल्फा, और ये अल्फा जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसा यूनिट, ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकंड और डिवाइड बाई टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखें, कभी आ जाए तो याद रहना चाहिए, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे हम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या ओलंपियाड वगैरह में नहीं पूछा जाता है। बस आपको 3 एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं ये बताना था, इसलिए मैंने आपको तीनों बता दिए। तो पहला एंगुलर वेरिएबल आपका हो गया क्या बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर वेरिएबल हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा एंगुलर वेरिएबल हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो ये रोटेटरी इफेक्ट है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एंगुलर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको तीनों क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में इसको यूसीएम भी कहते हैं ना। तो सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि पार्टिकल जो है बच्चों वो सर्कल में चल रहा है, मतलब एक पार्टिकल ऐसे है और वो अगर ऐसे चल रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया और वो इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन पे, सर्कल पे ऐसे अगर वो चलता जाएगा तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहलाएगा वो हमें समझना है। तो एक्चुअली में आप किसी भी पॉइंट पे देखो तो उसकी कुछ स्पीड है बच्चों, वेलोसिटी है, स्पीड है, मैग्नीट्यूड है स्पीड का। तो आप देखो कभी भी आपको इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के, तो वहां पे आपको टेंजेंट खींचना चाहिए, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है बच्चों ये आपको किसी भी पॉइंट पर आपको सर्कुलर मोशन की क्या बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, लेकिन अगर ये हो जाए कि इसकी स्पीड 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 अगर हम v मान लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए, है ना, यानी कि ये अगर v जो है वो अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड, तो अगर पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से ही भागता रहता है कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि सर्कल कर रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। आप बोल सकते हो वेलोसिटी चेंजेस इन सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी चेंजेस, है ना। अगर सर्कुलर मोशन करना है तो वेलोसिटी को तो चेंज होना पड़ेगा, बट ये हो सकता है कि वो वेलोसिटी चेंज हो लेकिन सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज ना हो,
स्पीड भी चेंज हो सकती है, बट अगर स्पीड चेंज ना हो तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बच्चों। इस टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप इस बात को अब यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप यूसीएम की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। क्या लिख सकते हैं बच्चों? व्हेन अ पार्टिकल when a particle when a particle moves in a circular path moves in a circular path with constant speed with constant speed with constant speed, then its motion its motion is called as uniform circular motion. Motion is called as uniform सर्कुलर मोशन, है ना। तब हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई कमी नहीं है ना। इसके कैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन, वो स्टार्ट में तो उसकी स्पीड बढ़ती है भाई, लेकिन एक समय पे आकर फिर उसकी स्पीड कैसी हो जाती है बच्चों? कांस्टेंट होती है घूमने की, है ना। तो उस समय वो क्या परफॉर्म कर रहा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने वॉच देखी, वॉच वॉच तो वॉच का डायल देखा होगा, तो ये 12, ये 6, ये 9, ये 3 ऐसे लिखता है। तो इसमें जो भी आपका सेकंड हैंड होता है, जो सेकंड हैंड होता है, वो लगातार एक सेकंड में सिर्फ एक यूनिट चलता है, फिर एक सेकंड चलता है, फिर एक सेकंड चलता है, तो इक्वल इंटरवल में चलता है ना। तो बेसिकली वो उसकी रफ्तार जो होती है कांस्टेंट होती है, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका सन हो गया, सन के अराउंड सन घूम रहा है, अगर हम ये मान रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में है सन, तो बच्चों सर्कुलर पाथ में आपका अर्थ, तो अर्थ जो है सन के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस टाइप से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत एग्जांपल्स है ना, इसलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है। लेकिन याद रखेंगे स्पीड कांस्टेंट होती है तो ही इसको इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर ये स्पीड वेरिएबल होगी, पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 25 मीटर पर सेकंड हो गई, इस तरीके से वो अलग अलग स्पीड से जाएगा, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। लेकिन अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी पूरे सर्कल में मूव करने के दौरान, तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा तभी वो सर्कल में रह सकता है, इसलिए वेलोसिटी तो चेंज होगी बट स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। और किसी भी सर्कल में या किसी भी ऐसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में, अगर आपको बताना है कि इस पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो अगर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन के लिए वहां पे टेंजेंट बना लो। इस पॉइंट पे पूछा गया, इस पे टेंजेंट बना लो। इस पॉइंट पे पूछा गया, इस पे टेंजेंट बना लो। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको किसी भी पॉइंट पे मिल जाती है अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कोई भी आपका सर्कुलर मोशन में है, तो वहां पे इस तरीके से आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हो। तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, बट आपका क्या चेंज नहीं होगा बच्चों? स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना। v स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कल। तो ये बात आप याद रखना, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें अगर आप देखें तो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रहा है। तो अगर पार्टिकल एक पॉइंट से सर्कल करता 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 वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसने अपना कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कर लिया है, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इसको कुछ समय लगा होगा पूरी उसके साथ सर्कल में घूमने पे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे जो टाइम लगा होगा बच्चों, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना। तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम पीरियड मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको कैपिटल टी, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो बच्चों टाइम पीरियड को कि कितना होगा भाई ये। तो आप इसको लिख सकते हो, टाइम पीरियड इज द इट इज द टाइम टेकन it is the time taken by particle
टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग in a circle moving in a circle to complete its one revolution तो उसको बच्चों टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये टाइम पीरियड आपको निकालने को बोला जाता है, तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो आप, ध्यान से देखो। आप ये एक बात देखें तो आपको पूरा एक कंप्लीट सर्कल में जो टाइम लगा है कंप्लीट करने में वो टाइम पीरियड है ना। तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, वो तो स्पीड तो v है, v स्पीड से वो चल रहा है बच्चों, है ना। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसने डिस्टेंस कवर कितनी की है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी जो सरकमफ्रेंस है वो कवर किया है। तो डिस्टेंस जो है बच्चों वो आपका सरकमफ्रेंस हो गया। तो टाइम का हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड होती है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हम समझते हैं ना बच्चों। तो टाइम जो है वो टाइम पीरियड है, और डिस्टेंस जो है एक रेवोल्यूशन में वो कवर किया गया 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, अपॉन जो स्पीड है कांस्टेंट वो है v। तो बच्चों ये आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछा हो, कभी वो आपसे पूछ लेगा, टाइम दे देगा, डिस्टेंस आपको रेडियस दे देगा, तो बोलेगा बताइए उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड, तो आप वो भी निकाल सकते हो, 2πr बाई टाइम पीरियड लिख दो, तो यहाँ से आप स्पीड भी निकाल पाओगे ना। तो ऐसे कोई भी आपसे चीज पूछी जाए आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का उपयोग करके। तो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन कैन बी रिटन एज 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर है, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे एक और टर्म हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो भी आप सुन लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि अभी आपने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूसीएम, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल तो बच्चों कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है v, बट बच्चों उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है ना बच्चों हर पॉइंट पर, ये इसका सेंटर, तो हर पॉइंट पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब आप बोल सकते हो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। अब अगर आपको याद हो जब वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कितने तरीके से चेंज हो सकती है, या तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब स्पीड चेंज हो, या तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, जैसे इस केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो दोनों चेंज हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंजेस। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा होगा। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो आपको पता है ना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होता है। भले ही डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा हो, वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो रहा हो, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो फिर वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, तो अब इसका जो प्रूफ होता है बच्चों, एक्सेलरेशन को जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक डेरिवेशन होता है, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, 11th क्लास में पढ़ने को मिलता है बच्चों को। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, वो चीज आप याद रखें। इसमें जो एक्सेलरेशन आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आता है, वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है बच्चों। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है, सेंटर सीकिंग, यानी कभी भी किसी भी डायरेक्शन में आप देखो तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये है हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, ये एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये जो एक्सेलरेशन चाहिए होता है, तो वो एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोला गया, उसका कारण ये है क्योंकि ये सेंटर सीकिंग है, सेंटर सीकिंग मतलब ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है।
तो देखो ये एक्सेलरेशन हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर रहना चाहता है, और वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंट है, टेंजेंट, और ये जो एक्सेलरेशन है ये टूवर्ड्स सेंटर है हमेशा। तो अलोंग द रेडियस है, अलोंग द रेडियस। तो आपको पता है ना बच्चों, सर्कल में आपने मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो वैसे ही एक्सेलरेशन और जो स्पीड है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है। इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। इसको इसलिए बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे कि आप अगर सोचें कि यहाँ पर एक आदमी है और वो अपने चारों तरफ ऐसे रस्सी में एक स्टोन बांध कर, अगर वो लगातार ऐसे स्टोन को घुमाए, ऐसे घुमाए सर्कल, तो बच्चों वो रस्सी को जब तक पकड़े रहता है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसे रस्सी में एक स्टोन को बांध दें और उसको चारों तरफ घुमाएं, तो आप लगातार इसको हाथ से पकड़े होते हो, तो आप इसको लगातार रस्सी के थ्रू इस पार्टिकल को टूवर्ड्स द सेंटर, अपनी हाथ की तरफ इसको खींच रहे होते हो। इसलिए में इसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मदद से फिर ये रस्सी के थ्रू ये स्टोन क्या कर पाता है, चारों तरफ सर्कल कर पाता है। अगर आप इस स्टोन को छोड़ दो जरा, तो क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फिर ये पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा सीधा, फिर वो सर्कल नहीं करेगा। अगर आप इस रस्सी को छोड़ दो तो इसका मतलब आपने इसको एक्सेलरेशन देना बंद कर दिया, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपने किया होगा तो आपको ये चीज पता होगी, महसूस किया होगा कभी ना कभी, अगर आपने इस तरीके से स्टोन या कोई चीज ऐसे घुमाई होगी आपने, है ना, और अगर आप उसको अचानक से छोड़ दो तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में चले जाता है, फिर वो सर्कल नहीं करता है। सर्कल तभी करता है जब आप उसको अपने हाथ से ऐसे जब घुमाते हो, तो आपका जो हैंड है वो सेंटर की तरह एक्ट करता है, और आप उसको जब खींचते हो तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बच्चों, ये कई सिचुएशन में लगता है, वो आप हायर क्लासेस में बाद में पढ़ाया जाएगा, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, है ना। बस लेकिन अभी आप ये जान लो कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है लगातार हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तभी ऐसा पॉसिबल है। और वो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन से हमेशा कैसा होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है हर पॉइंट पर। और क्योंकि ये सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जब हम डेरिवेशन करते हैं हायर क्लास में, मैं तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे, वो आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्स यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड acceleration required to move in a circle, to move in a circle which is always act, which is always act towards the center, which is always act towards the center, center, that is center seeking, center seeking acceleration is called as, is called as सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा ये पॉइंट, है ना। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AC, वो हमेशा याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v² बाई r, ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों।
तो ये कैसे आता है ये अभी आपका सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखें कि वी स्क्वायर बाई आर इसकी वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, है ना। बाद में हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको इसका पूरा डेरिवेशन देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप बता सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आया होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी क्लियर होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों रिक्वायर्ड है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तभी सर्कल में पार्टिकल घूम सकता है, नहीं तो सर्कल में उसका घूमना पॉसिबल नहीं है। ये बात भी आपको क्लियर होगी, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, एक रिलेशन भी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बेसिकली ये इसका सेंटर, तो ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन तो भले ही चेंज हो रहा हो, लेकिन जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है और इसकी स्पीड बच्चों कैसी है, कांस्टेंट, ये मैं आपको बता रहा था ना। तो आप एक बात बताइए, जब आपका पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा तो किसी भी टी टाइम पर वो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा बच्चों, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर की किसी भी टी टाइम पे। यहाँ से टी इक्वल टू जीरो से वो चलना चालू करता है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे टी इक्वल टू टी टाइम पे खत्म करता है, तो उसने कुछ ना कुछ एंगल तो कवर किया है ना भाई टी टाइम में। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और थीटा अगर हम टाइम कर दें बच्चों, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल भाई, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है। तो पार्टिकल जो है वो ए से बी गया, ए से बी गया, तो उसने बच्चों कुछ ना कुछ आर्क लेंथ कवर की होगी, डिस्टेंस कवर की होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और उसने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल भी कवर किया है थीटा, जिसको हम बच्चों बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइम में कवर किया है, टी टाइम में। तो आपको पता है इसकी एंगुलर स्पीड भी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, थीटा बाई टी, है ना। ये तो आपको पता ही है बच्चों, हमने पहले पढ़ा था। एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी होती है, इसकी यूनिट किस में होती है बच्चों, याद होगा आपको, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर इसकी। बट इसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है, मतलब जो ऐसे इस लाइन में चल रहा है उसकी स्पीड जो है बच्चों वो v है। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, ये इसके घूमने की रफ्तार है, और v जो स्पीड है वो चलने की स्पीड है। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अब नई हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड v एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में एक बच्चों रिलेशन होता है। तो ये कभी कभी आपको ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको अगर याद हो तो बच्चों, ओमेगा की जो डेफिनेशन थी एंगुलर स्पीड की, वो क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हमें समझ में आता है बच्चों, है ना। और अगर आपको याद हो तो थीटा जो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता था, वो मैंने आपको समझाया था, आर रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, आर्क लेंथ टू द रेडियस। तो रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, तो थीटा की वैल्यू जरा आप ऊपर पुट कर दो, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इनटू टाइम। तो अच्छा बच्चों, इसको आप ऐसे लिख लो, 1/r को अलग लिख लो, और यहाँ पे आर्क लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा बच्चों, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या है, यही तो स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो हम निकाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब आपका v है, तो इसकी जगह आप v से रिप्लेस कर सकते हो। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज, ये L/T जो है बच्चों वो v हो जाएगा, ये 1/r तो था ही, और मल्टीप्लाइड बाई v, तो इसको लिख सकते हैं v/r। तो आपका बच्चों ओमेगा की वैल्यू v के टर्म्स में क्या आ गई, देखो, ओमेगा कैन बी रिटन एज, एंगुलर स्पीड कैन बी रिटन एज लीनियर स्पीड डिवाइड बाई रेडियस। और अगर आप लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड देखते हैं, तो लीनियर स्पीड कैन बी रिटन एज ओमेगा एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसको याद रखना। इसको यहाँ पे आप लिख लो, लीनियर स्पीड इज इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस।
रेडियस। तो ये रिलेशन बहुत जगह पे काम आ जाता है, तो रिलेशन आप लोग याद रखना। जो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन है वो है एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस विच इज इक्वल टू लीनियर स्पीड, या फिर एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू लीनियर स्पीड अपॉन रेडियस। अच्छा बच्चों, एक चीज और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो लीनियर स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें लिख लेना, ये यूसीएम की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड पे डिपेंड करती है। तो एंगुलर स्पीड भी तो बच्चों कांस्टेंट हुई, क्योंकि रेडियस भी कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो भी कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो आप ये भी कह सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक और डेफिनेशन आ गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है, और अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो वही बात आ गई आपकी, है ना। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड दोनों कांस्टेंट हो, उस सर्कुलर मोशन को हम कौन सा सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखना, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा था ना, लीनियर स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, इसको आप ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, मतलब एंगुलर स्पीड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। देखो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इंटू आर। तो आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो जरा, v की वैल्यू ओमेगा आर पुट करो, तो उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये आर और आर ये कैंसल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड के टर्म्स में, वो होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको भी भूलना नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आप याद रखो। तो मेरे ख्याल से काफी सारे रिलेशन हो गए आपको याद रखने के लिए। तो आपको लीनियर स्पीड के टर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना है तो v स्क्वायर बाई आर लिखोगे। अगर आपको एंगुलर स्पीड के टर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना है तो आप ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखोगे। और अगर आपका v और ओमेगा में रिलेशन है तो वो आपको ये दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ रिलेशंस लिखा दिए। नहीं तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही इक्वेशन, एक ही रिलेशन है आपका, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन स्पीड, है ना। उसमें काम बन जाएगा, उससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाता है। बट ओलंपियाड में इन रिलेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे रिलेशन आपको बता दिए, छोटी छोटी आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी है। और ये बात हमेशा याद रखेंगे कि वेलोसिटी और आपका ये एक्सेलरेशन, ये दोनों आपस में सेंट्रीपिटल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये भी कभी आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। तो जो हमने पढ़ा है वो पूरा आपका मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तो ये पूरा मोशन चैप्टर जो है वो यहाँ पर थ्योरेटिकली खत्म होता है ना। बाकी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल की कोई कमी नहीं है इनमें, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अब आपसे सवाल बनने लगेंगे, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर मोशन। तो बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 15 सेकंड। तो पूरा सर्कुलर ट्रैक वो जिसका डायमीटर 100 मीटर है उसको कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेता है बच्चों? 15 सेकंड में। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट 30 सेकंड। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जो ये टाइम है 3 मिनट एंड 30 सेकंड, इसको अगर हम कन्वर्ट करें सेकंड्स में तो कैसे कन्वर्ट होगा? 3 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड, तो ये हो जाएगा 180 बाई 180 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 210। तो 210 सेकंड का टाइम आ गया। अब ये बोल रहा है वो कि एक जो सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर बच्चों कितना है, आपको सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर आपको दिया है 100 मीटर्स। तो आपको पता है रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2, तो ये हो जाएगा 50 मीटर्स। तो मतलब इसकी रेडियस जो है वो 50 मीटर्स है।
अब ये पार्टिकल ऐसे जाता है और एक राउंड पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है ना। कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, मतलब उसका टाइम पीरियड जो है बच्चों वो 15 सेकंड्स का है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो पहले तो आप ये देख लो कि वो कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा 210 सेकंड में, फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एथलीट कवर कवर वन राउंड वन राउंड वन राउंड इन 15 सेकंड्स। तो बच्चों को 15 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। फिर हम बोलेंगे कि 210 सेकंड में कितने राउंड कवर किया वो निकाल लेते हैं हम। तो एथलीट कवर नंबर ऑफ राउंड्स इन 210 सेकंड। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर 50 सेकंड में एक राउंड है तो 210 सेकंड में कितने राउंड होंगे, तो 210 बाई 15। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 14 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो 14 राउंड्स, यानी कि एथलीट 210 सेकंड में 14 बार चक्कर लगा लेता है, 14 राउंड कवर कर लेता है। ठीक है, तो 14 राउंड कवर कर लेता है, मतलब ए से वापिस से, ए से वापिस से, ए से वापिस से, ए से वापिस से, ऐसे 14 बार कर लेता है। कितने टाइम में, 210 सेकंड में। तो आपको बताना है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ। तो डिस्टेंस कवर्ड, तो बच्चों एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, मतलब 2 पाई आर। और ऐसे उसने कितने राउंड लगा लिए 210 सेकंड में, 14। तो 14 इंटू 2 पाई आर इज द टोटल डिस्टेंस कवर। तो 14 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, या इसको ऐसे लिख लो बच्चों, ज्यादा आसान होगा कैलकुलेशन, अगर हम इसको 22/7 लिख लें पाई को, और मल्टीप्लाइड बाई 14। 14 तो मैं लिख ही चुका हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये 7 और ये 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। अब ये 2 इंटू 2 4, और मल्टीप्लाइड बाई बच्चों कितना आपको करना है, अच्छा रुक जाओ, मैं आर की वैल्यू लिखना फिर से इसको लिख लेते हैं बच्चों, मैंने आर की वैल्यू नहीं लिखी है ना, एक सेकंड, इसको यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ लिख लेते हैं हम फिर से। 2 जो है वो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू बच्चों 50 मीटर इंटू 14, है ना। और इसको 3.14 को आप 22/7 भी लिख सकते हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। खैर आप सॉल्व कर लेना उसको, तो ये 22/7 भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, 22/7, ये हटा दो। तो इसको आप 22/7 करो तो ये 7 और ये कैंसिल, तो 2, तो 2 इंटू 50 इंटू 22 इंटू 2। तो जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड है आपका वो आ जाएगा 4400 मीटर, है ना बच्चों। आप इसको सॉल्व करना तो ये आपको मिलेगा 4400 मीटर। तो आई होप आपको बच्चों ये क्लियर है। तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, वापिस वो ए पॉइंट पे ही आ गया ना, मतलब उसने 14 राउंड लगाया तो ए से चला था ए पे ही आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा बच्चों, 0, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो आई होप आपको सिंपल क्वेश्चन था, ये समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपसे ये बोला गया कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ टिप of second hands velocity of tip of seconds hand of length 1.5 centimeter of a watch। तो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है सेकेंड हैंड की, जिसकी लेंथ है बच्चों कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और वॉच की, है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है, स्पीड क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
आपको सेकंड हैंड्स बोला है ना। तो सॉल्यूशन में देखें, तो मैंने आपको बताया था ये वॉच है अपनी, ये इसकी सेकंड हैंड्स है। तो आप देखो ये पूरा एक चक्कर कितने देर में कंप्लीट करेगी बच्चों। जब ये 12 से चलती है और वापस 12 पे आ जाती है तो 1 मिनट हो जाता है, मतलब 60 सेकंड कवर कर लेती है। तो आप बोल सकते हो कि जो टाइम पीरियड है सेकंड हैंड का, वॉच में सेकंड हैंड का, सेकंड हैंड का, वो 60 सेकंड है। कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा सर्कल वो 60 सेकंड में करती है। और लेंथ जो है इसकी, मतलब वो रेडियस दिया है आपको सर्कल का 1.5 सेंटीमीटर है ना। वो आपको क्या दिया है बच्चों, इसमें रेडियस दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, रेडियस जो है वॉच का वो है सेकंड हैंड का लेंथ, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में लिखना है तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखना पड़ेगा। और जो टाइम है, टाइम पीरियड बच्चों वो दिया है आपको 60 सेकंड। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया था आपको स्पीड निकालने का तरीका। अगर आपको पास रेडियस है और टाइम पीरियड है तो 2πr एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है, उसके लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड टी। तो इस फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो स्पीड आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 अगर हम रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई आर, तो आर की वैल्यू बच्चों 1.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 60 सेकंड। तो 60 डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करके रखना, तो ये आंसर आता है 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी 9th क्लास में, और ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है ना, खत्म होता है। तो ये हमने कुछ सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा।